नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे संभल की। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले पर आदेश जारी कर मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। साथ ही लोअर कोर्ट को किसी भी कार्रवाई से फिलहाल मना कर दिया। इसके साथ ही बात करेंगे संभल पर जारी सियासत की, क्योंकि संभल शांत हो रहा है लेकिन सियासी दंगल अभी जारी है। और इसके अलावा बात करेंगे नए विधायकों के शपथ ग्रहण की। बीजेपी और आरएलडी के 7 विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें 2027 की तैयारी में अभी से जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम योगी के उस बयान की भी चर्चा करेंगे जो 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। यानी 27 के ऐलान के लिए योगी का क्या है प्लान, ये भी आपको बताएंगे। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करता, निचली अदालत इसमें कोई भी एक्शन ना ले और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन मस्जिद पक्ष से पहले हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, जिसमें हाई कोर्ट से अपील की गई है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। देखिए, आज पूरे दिन सर्वे विवाद पर संभल से सुप्रीम कोर्ट तक क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। सर्वे का आदेश देने वाली निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निचली अदालत कोई एक्शन न ले। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले लोअर कोर्ट कार्रवाई न करे। मस्जिद समिति सर्वे आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाए। याचिका डालने के 3 दिन में केस लिस्ट किए जाएं। सर्वे रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति बनी रहे। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 डायरेक्शन दिए हैं और बहुत अच्छा फैसला दिया। एक तो ये कहा है कि पूरा जिला संभल में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे जाम मस्जिद कमेटी की अपील को, जो चैलेंज करेगी 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को, तब तक प्रोसीडिंग स्टेड है सिविल सूट में नीचे डिस्ट्रिक्ट सिविल जज का जिला संभल में। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कही गई कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है सर्वे की, तो वो सील कवर में रखी जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया, जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे। और दूसरी बात यह कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है अगर कोई, तो वो भी सील कवर में रहेगी। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे रहेगी जब तक आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं, और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रायल का स्टे का मतलब ही नहीं आता जब ट्रायल में अगली डेट 8 जनवरी पड़ी हुई है। अंतिम सवाल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया नहीं, कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट ने जो उनके वकील तो उनको कहा कि भाई ये सारी बातें आप आज यहाँ ना करिए, जब उस याचिका की सुनवाई होगी तब आप उसको वहां बोल दीजिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने इस केस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना एक बड़ा कदम है कि हर हाल में वहाँ पर संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और जिस तरीके से जो कुछ भी अभी हुआ है, उससे जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में लोगों में काफ़ी तशवीश थी, लेकिन आज
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर सबने एक बड़ी राहत की सांस ली है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्ष के 2 याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कोर्ट से अपील की है कि अगर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। अगर अब हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की जाती है तो अगले हफ्ते उस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष की ओर से पहले ही कैविएट दाखिल हो चुकी है तो इस मामले में अब हाई कोर्ट पहले हिंदू पक्ष को भी सुनेगा, उसके बाद ही कोई आदेश पारित कर सकता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष ने पहले ही अपनी तैयारी इस मामले में पूरी कर ली है और मुस्लिम पक्ष अब 19 नवंबर को जो आदेश था संभल जिला कोर्ट का, उस आदेश के खिलाफ यहाँ पर वो अर्जी दाखिल करेगा, जिस पर अब अगले हफ्ते ही सुनवाई हो सकती है। इधर जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसे 10 दिन के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फिलहाल सील बंद रखा जाएगा। वैसे डेट तो काफी लंबी लगी है। जी एडवोकेट कमिश्नर को उससे कोई मतलब नहीं है, हमें विदिन 10 डेज रिपोर्ट दाखिल करनी है। वो डिफेंडेंट तो प्लेंटिफ का मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ दिख पा रहा है सर उसमें शुरुआती वीडियो फोटो में? कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर हो जाए, 10 दिन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक और सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले की सुनवाई हो रही थी तो दूसरी ओर जिस संभल के जामा मस्जिद पर बवाल हुआ था वहां जुमे की नमाज शांतिपूर्ण कराना भी चुनौतीपूर्ण था। लिहाजा पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मुरादाबाद मंडल कमिश्नर का कहना है कि संभल शांत हो चुका है, बस बवाल के मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसने बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए। कि लोग हमारा सहयोग करते रहें। हम जिन लोगों ने इस घटना को कारित करके संभल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया उनको हम बेनकाब करें, उनके खिलाफ एविडेंस जो इकट्ठे करके हम अदालत के सामने ले आएं और बाकी सब लोगों से बातचीत करके जो जैसा है, देखिए बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाया गया, उनके जो एजुकेशन के लायक हैं उनको शिक्षा के लिए काम करना है, जो काम के लायक है उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनको काम में लगाना है। हमारा फोकस मास्टरमाइंड की ही पहचान करने में है। इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे प्लानर्स होंगे, उनकी भी करने हैं, हम वो कर रहे हैं। फिलहाल संभल में शांति है, जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई, लेकिन सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम जाएगा क्लेश? तो इस तरह से कई ऐसे जो दिशा निर्देश हैं कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि जब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी उस वक्त में किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज तिवारी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। संभल हिंसा की जांच के सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है जांच के लिए। रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा के साथ में रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एक जैन भी आयोग में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा संभल में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच संभल में सियासी दंगल भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सपा डेलीगेशन कल संभल जाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इलाके में शांति भी हो चुकी है, लेकिन सियासत अभी तेज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी, जिसे बाबर ने पक्की और मजबूत करने का आदेश दिया था। बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए।
संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो कुछ कोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को हिदायत भी दी। संभल मामले को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी को हिदायत है कि वो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा न डाले, माहौल न खराब करे, दंगे फैलाने का काम न करे, अपने दंगाइयों को संभाले, अन्यथा पुलिस की जो कानून के हिसाब से कार्रवाई वो होगी। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उधर तौकीर रजा अपने काफिले के साथ बरेली से संभल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में जमानत के बाद छोड़ा गया। उनकी मांग है कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना फैसला और गैर कानूनी फैसला, ये तमाम लोग दोषी हैं। मैं उच्च स्तरीय मांग की जांच करता हूं और जांच होने तक वहां के जितने अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाना ये न्याय है। फिलहाल संभल मामले पर सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिसका सभी पार्टी स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस मसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी और आरएलडी के सभी 7 विधायकों को पद की शपथ दिलाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्हें 2027 की तैयारी में अभी से जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ बेहतर परफॉर्मेंस करने के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उपचुनाव जीतकर आए बीजेपी गठबंधन के सभी 7 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम योगी की मौजूदगी में सभी विधायकों को पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। खासकर कुंदरकी सीट पर हुई ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुंदरकी ने दिखा दिया कि जो लोग जाति के नाम पर बांटते थे, उनका तीर इस बार उल्टा उन्हीं को लग गया। कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीएम योगी ने जहां कुंदरकी जीत का जिक्र किया, वहीं वहां से चुने गए विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने भी पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि कुंदरकी में 80% मुस्लिमों ने उन्हें वोट दिया है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अखिलेश जी आ जाएं, अगर एक बार वो आएंगे तो मेरा भी कद बढ़ जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा और वो आए, कोई भी इस्तीफा दे के आए और चुनाव लड़ें और एक बार फिर जो आजमाइश कर ली जाए तो वो देखें कि मुसलमान आज किसके साथ है। सियासी ने ये कहा कि अगर समाजवादी का पट्टा अगर कुत्ते के गले में बन जाएगा तो यह समाजवादी जीतेगी। मैंने मुस्लिम भाइयों से कहा कि अगर पट्टे से समाजवादी जीत रही है और कुत्ता जीत रहा है तो आपकी और आपके वोट की हैसियत क्या है। तो 90% यादव मिला है मुझे, वो एक बूथ पर भी जीत नहीं पाए हैं। रामवीर सिंह के साथ ही फूलपुर से दीपक पटेल, खैर से सुरेंद्र सिंह, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य और मीरापुर से आरएलडी की मिथिलेश पाल ने पद की शपथ ली। सभी ने एक स्वर में राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहराया। साथ ही मोदी योगी के नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा जताई।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस शपथ ग्रहण में मौजूद की, गौरवान्वित करती है ये बात हमसे। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत सकारात्मक महसूस हुआ और जो जिम्मेदारी मुझे आज महसूस हुई उसका अच्छे से निर्माण करने का प्रयास करूँगा। शपथ ग्रहण के बाद आपने जय श्री राम का नारा लगाया, तो माना जाए कि यही तेवर दिखाई देगा आगे विधानसभा में? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी शुभ काम से पहले या बाद में भगवान को याद करा जाता है और भगवान को याद किया। ओजस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि उन्होंने एक महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से समाज की ओर से और छत्तीस बिरादरी की ओर से, पिछड़े समाज की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 के दंगल की लकीर खींच दी है। विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने परफॉर्मेंस पर भी विधायकों को ध्यान देने को कहा गया है, ताकि आगे चुनाव और आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज नए चुने गए विधायकों के सम्मान समारोह में सीएम योगी ने 27 की तैयारी का इशारा भी दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंदरकी में विपक्ष ने जाति वाले दांव को वोटर्स ने विपक्ष के नकार दिया है। सीएम योगी ने चुनौती दी है कि जिस तरह से करहल में जीत का अंतर घट रहा है, 27 में करहल में भी कमल खिल जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। 27 का करहल विजय प्लान क्या है वो भी देखिए। जिस उपचुनाव को यूपी के लिए 27 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, उस टेस्ट को अव्वल नंबर से बीजेपी ने पास कर लिया। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे संदेश काम किया, विकास पर वोट मिला और 9 में से 7 सीटों पर कमल खिला। सीतामऊ और करहल भले ही बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन 27 की सत्ता पर काबिज होने के लिए अब निशाने पर अखिलेश यादव का करहल ही है। करहल और सीतामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में वह 67 से 68 हजार की थी कि 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उपचुनाव जीत के बाद अभी से 27 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका खाका भी तैयार किया गया, लेकिन अखिलेश के गढ़ तोड़ने के बाद बीजेपी उनके घर में सेंध लगाने की तैयारी में है। अंकों का अंतर बताकर सीएम योगी ने उस दिन भी ये बात साफ कर दी थी जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए थे। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार ये अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। जिस कटेहरी और कुंदरकी में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं था, वहां पर बम्पर वोट मिले। कुंदरकी ने उपचुनाव में रिकॉर्ड बनाया। मुस्लिम यादव दलित बहुल सीट पर कमल खिला तो बीजेपी को पूरा भरोसा है कि करहल में भी कमल जरूर खिलेगा, अभी नहीं तो 27 में सही। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। सीएम योगी की रणनीति ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाई। यही वजह है कि बीजेपी अभी से 2027 की जीत की योजना पर काम कर रही है। उपचुनाव की जीत है 2027 तक इसी लय को बरकरार रखना है और इसके अलावा जो संगठन को के जो सरकार के जो कामकाज हैं, जो सुशासन का योगी सरकार का मॉडल है, उसे आम जनता तक पहुंचाना है, यानी कि जमीन स्तर पर पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन ने सीधे तौर पर कहा कि बूथ स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर पर मौजूद है, वो इस मॉडल को आम जनता के बीच में लेकर जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे सपा ज्यादा उत्साहित हो गई, लेकिन जो सीट सपा के पास पहले से थी वो भी उपचुनाव में बचा नहीं पाई। जिस सीतामऊ और करहल में सपा जीती, वहां भी वोटों का अंतर महज कुछ हजार का ही रह गया और यही वजह है कि सीएम योगी के 2027 जीतने के प्लान पर अभी से बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के तकनीकी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर
और बेहतर हो, कहीं कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा कुंभ को लेकर के महाकुंभ को और बेहतर बनाते हुए पूरी दुनिया की नजरें आज महाकुंभ के आयोजन पर हैं। और आगामी कुछ कार्यक्रम हैं हमारी पार्टी के, हम सब ने आपस में बैठ के चर्चा की है और उसमें संभवतः हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारे संगठन का चुनाव है, संगठन का गठन है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, सबके विकास के लिए हम पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो एक चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का हमेशा एजेंडा रहा है कि हम प्रदेश के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करें। फिलहाल उपचुनाव में जो लकीर सीएम योगी ने खींची, जो प्लान मुख्यमंत्री ने तैयार किया, बीजेपी उस लय को बरकरार रखना चाहती है और यही वजह है कि सीएम योगी सीधे करहल पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।